नमस्ते क्लास, हाय दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का स्वागत है वापस से। और आज इस वीडियो के अंदर आप देखोगे कि जो अभी इससे पहले 3 वीडियोस हम बना चुके हैं, जिसमें सबसे पहला था वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा था इनकम मेथड और तीसरा था एक्सपेंडिचर मेथड। हमने इनके फॉर्मूलों को एक एक करके जाना और उसमें पाया कि वो क्या क्या सिखा सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में आप वैल्यू एडेड मेथड पे जो बेस्ड अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स हैं वो कुछ अलग से नहीं है, वो आपकी बुक के अंदर ही हैं। ठीक है, तो जो बच्चे संदीप गर्ग की बुक से पढ़ रहे हैं वो इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से देख सकते हैं। 2023 का लेटेस्ट एडिशन है और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी आंखों के सामने है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको यहाँ पे शूट करके सारे आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अरे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ना इकोनॉमी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू प्लेसेस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। वो क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है। कह रहा है इकोनॉमी के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, ये 2 ट्रांजैक्शंस हैं। तो सबसे पहले तो वो ये कहता है कि आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है और वैल्यू एडिड कैलकुलेट करना है। किसका? फॉर्म बी का। ठीक है, 2 चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। पहला वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ एडिड, किसका? फॉर्म बी का। तो सिर्फ हमें फॉर्म बी से मतलब रहना चाहिए और किसी भी चीज़ से हमें यहाँ पे मतलब रहना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं, किसी ने हमसे कहा कि वैल्यू एडिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम क्वेश्चन का आंसर को यहाँ लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ फॉर्मूला होता है कि वैल्यू एडेड आप कैसे निकालते हैं। वैल्यू एडेड निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कि आप अपने वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर से माइनस कर दीजिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये आप यहाँ पे माइनस कर दो। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज़ है। अब पॉइंट ये है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब भी यही है, हमें सिर्फ फॉर्म बी के लिए काम करना है। तो हमें निकालना पड़ेगा कि फॉर्म बी ने कितना सामान सेल किया है, कितना उनका चेंज इन स्टॉक हो सकता है, या उन्होंने कितना परचेस किया है ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं, अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दी गई है कि फॉर्म ए सोल्ड टू फॉर्म बी। देखिए, हमें फॉर्म बी की ही बात करनी है। फॉर्म ए ने फॉर्म बी को सामान बेचा 80 करोड़ का। ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो 80 करोड़ हैं फॉर्म बी का परचेज कहलाएगा। ये फॉर्म बी का क्या कहलाएगा? परचेज कहलाएगा। भाई फॉर्म ए फॉर्म बी को बेच रहा है, इसका ये मतलब है कि ए तो बी को बेच रहा है लेकिन बी तो ए से खरीद रहा है ना। तो ये जो 80 करोड़ रुपए यहाँ पे गिवन है, ये फॉर्म बी ने फॉर्म ए से माल खरीदा होगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है फॉर्म ए का टू फॉर्म सी 50 करोड़, यानी कि फॉर्म ए ने फॉर्म बी को 80 करोड़ का बेचा, फॉर्म सी को 50 करोड़ का माल बेचा, हाउस होल्ड सेक्टर को 30 करोड़ का माल बेचा और कुछ उनकी गुड्स ऐसी रह गई 10 करोड़ की जो नहीं बिक पाई। बट हमें इसमें किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। हमें जो इंटरेस्ट है मात्र इस वाले अमाउंट में है जो कितना के इक्वल है, आपका 80 करोड़ के इक्वल है। ठीक है, तो इसका देखो इसकी हेल्प क्या मिलती है, इसकी वजह से आपको क्या मिलता है, ये जो आपको गिवन है 80 करोड़ रुपए कि फॉर्म बी ने फॉर्म ए से 80 करोड़ का माल खरीदा, तो उसका मतलब है कि यही 80 करोड़ आपका इंटरमीडिएट परचेस कहलाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 के अंदर कह रहा है कि फॉर्म बी सोल्ड टू फॉर्म सी। अब फॉर्म बी ने फॉर्म सी को माल बेचा कितने का? 70 करोड़ का। फॉर्म डी को कितने का बेचा? 40 करोड़ का। उसके बाद कहता है वैल्यू 30 करोड़ वर एक्सपोर्टेड, यानी कि 30 करोड़ का माल उन्होंने विदेशियों को बेचा और 5 करोड़ का माल उन्होंने किसको बेचा? गवर्नमेंट को बेचा। तो आप अगर हमारी वीडियोस देख रहे हैं या फिर आप इन प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का जो बेसिक तरीका है वो ये था कि सेल्स के अंदर आप चेंज इन स्टॉक जोड़ दो। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप वैल्यू ऑफ एडिड को सिर्फ सेल्स की मदद से भी निकाल सकते हो। आप वैल्यू ऑफ आउट एडिड लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया। इट्स वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसको काटते हैं, इट्स वैल्यू ऑफ आउटपुट। आप वैल्यू ऑफ आउटपुट को मात्र सेल्स की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक की बात नहीं करी है। ठीक है, और एक इसमें शब्द और होता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो भी इसमें गिवन नहीं है। तो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं? उन्होंने 70 करोड़ का माल बेचा है, किसको बेचा? फॉर्म डी को। 40 करोड़ का माल बेचा है उन्होंने, किसको? सी को बेचा 70 करोड़ का फॉर्म बी ने, डी को बेचा 40 करोड़ का, 30 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया और 5 करोड़ का बेचा भारत सरकार को। तो जोड़ के आएगा 7 4 11 और 3 14, 145 करोड़। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर होता है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपकी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो कितनी रहने वाली है, तो आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट रहने वाली है 145 करोड़। उसके बाद आप सेकंड फेज में वैल्यू एडिड निकाल सकते हो, और वैल्यू एडिड निकालने का जो सबसे बेसिक तरीका वो ये है कि आप अपने वैल्यू ऑफ आउटपुट में से यानी कि 145 करोड़ में से माइनस कर दो जो आपने 80 करोड़ का इंटरमीडिएट परचेस किया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया है,
उसको, ठीक है। तो आपको कितना डिफरेंस आप यहाँ पे निकल के आ जाएगा, वो आपका डिफरेंस निकल के आ जाएगा सीधा सीधा 65 करोड़ का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बस इतना ही, यानी कि आपको सिर्फ फॉर्म बी के लिए फॉर्म बी ने कितना सेल करा वो निकालना था और फॉर्म बी ने कितना परचेज करा वो निकालना था, ठीक है। एंड दिस इज इट। या मैंने कुछ गलत तो नहीं जोड़ दिया? हाँ, माफ़ कीजिए 80 करोड़ है ये, माफ़ कीजिए कितना है, 80 करोड़ है। चेक कीजिए 80 करोड़ है ना, इसलिए ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 65 करोड़। 14 में से 6 गए, 14 में से 8 गए, 6 बचे, ठीक है। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज इट। अब डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट करना है आपको वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, यानी कि दोनों का इस बार अलग अलग कैलकुलेट करना है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में से फॉर्म बी का कैलकुलेट करना था, जिसका आंसर हमारा सीधा सीधा सिंपल तरीके से निकल गया था। तो जब आप इस क्वेश्चन की तरफ देखते हो तो आपको जब भी किसी चीज़ का वैल्यू एडेड निकालना है तो आपको सबसे पहले वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि आप अपने वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस कर देंगे। ये सिंपल चीज़ अगर मैं लिखूँ तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। ये सबका आपका बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला लगा लेना चाहिए, किसके लिए, फॉर्म ए के लिए। ये हमने फॉर्म ए के लिए चूज़ किया। तो फॉर्म ए का जब हम वैल्यू एडेड निकालेंगे तो इसको मैं इज इक्वल टू करके लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखो कि फॉर्म ए ने सेल्स करा कितना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेल्स बाय फॉर्म ए, सीधी सीधी गिवन है कि फॉर्म ए ने कितने की सेल्स करी है, 100 करोड़ की, ठीक है। तो हमने 100 करोड़ को पिक कर लिया, इसको टिक लगा लेते हैं, इसका काम हमारा डन है। दूसरे वाले फेस में कहता है कि आपको फॉर्म ए का चेंज इन स्टॉक निकालना है। और आप फॉर्म ए का चेंज इन स्टॉक निकालेंगे कैसे, आप फॉर्म ए के क्लोजिंग स्टॉक में से फॉर्म ए का ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। यानी कि आपको इस 20 में से माइनस करना है किसको, इस वाले 25 को। तो चेंज इन स्टॉक आप कैसे निकालते हैं, आप निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस का ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आप यहाँ से माइनस करते हो आप क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो आपको क्या दिखाएगा, वो आपसे ये बोलेगा कि भैया इन्होंने कितना परचेज करा है ड्यूरिंग द ईयर, आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये कहता है कि परचेज फ्रॉम फॉर्म बी बाई फॉर्म ए। अब मेरी बात सुनो आप, बच्चे यहाँ बड़ा कंफ्यूज होता है। तो यहाँ लग रहा है कि परचेज फ्रॉम फॉर्म बी, फ्रॉम का मतलब से होता है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से, और बाय का मतलब होता है द्वारा भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे जो हिंदी में होता है ना द्वारा। यानी कि फॉर्म ए के द्वारा फॉर्म बी से माल खरीदा। तो ये जो 40 लिखा हुआ है ये इनका क्या है, बेसिकली इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो अब 100 में से माइनस करोगे, 20 में से 25 गए 5 और ये बचे 40। तो जो आपको क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा आपका कितना, 55 करोड़। तो ये फॉर्म ए की टोटल कैलकुलेशन हो जाती है। इसके बाद आपको जो डिस्कस करना होगा वो क्या डिस्कस करना होगा, वो आपको डिस्कस करना होगा फॉर्म बी के रिगार्डिंग, ठीक है। अब वो कैसे होगा चेक करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म ए डन होता है, इसके बाद हम लोगों को देखना है आपका फॉर्म बी के लिए। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में ये चेक करना पड़ेगा कि फॉर्म बी ने कितने की सेल करी है, ठीक है। फॉर्म बी द्वारा कितने रुपये का माल बेचा गया। तो यहाँ लिखा हुआ है सेल्स बाय फॉर्म बी 200 करोड़। तो क्वेश्चन में हमने सीधे 200 करोड़ लिख लिया। फिर हमने उसमें ऐड करा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक आप कैसे निकालोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी जो कितना है 35, उसमें से माइनस करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी जो कितना है 45, और फिर उससे माइनस कर दोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगा, जस्ट ये चेक कर लो, परचेज फ्रॉम फॉर्म ए बाय फॉर्म बी, यानी कि फॉर्म बी के द्वारा फॉर्म ए से माल खरीदा गया कितने का, कितने का भला, 60 करोड़ का। तो ये आ गया कितना 200। अब 35 में से 45 गए तो कितने बचे, माइनस के 10 और यह है माइनस का 60। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा 130 करोड़। और ये इस क्वेश्चन के दोनों आंसर आपकी आंखों के सामने अवेलेबल हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 है, संदीप बर की बुक है, और ये उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फॉर्म ए और फॉर्म बी दोनों का आंसर आपको मिल गया। देन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो यहाँ पे, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। जो यहाँ लिखा हुआ है क्या मतलब है इस बात का, पढ़ते हैं इस बात को। आपको कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। आपने शुरू के 2 क्वेश्चन में सिंपल वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना सीखा और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं वो सीखा।
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको ये वाली बात बिल्कुल याद रखनी है कि जो वैल्यू एडिड आप कैलकुलेट करते हैं उसका बेसिक मतलब क्या है। आप वैल्यू एडिड मेथड से कैलकुलेट क्या करते हैं तो उसको बोला जाता है ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। अगर किसी उत्तर के सर वो क्या कह रहे हो, यस सर, जो आपका वैल्यू एडिड होता है उसको अगर आप कंप्लीट नाम से बोलोगे, अगर या तो आप हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर देख लीजिए, उसमें प्रॉपर इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप अपनी बुक का सहारा ले सकते हैं, वॉट एवर, ठीक है। तो वैल्यू एडिड को जो कंप्लीट बोला जाता है वो बोला जाता है ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और उसके बाद आप इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्रिएट बना सकते हो, जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने सीखा है फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ चैप्टर नंबर 2 के जो आखिरी वाले फॉर्मूले थे, जिसमें क्या था कि अगर आपको ग्रॉस से नेट फाइंड करना हो तो आपको उसके अंदर से डेप्रीशिएशन माइनस करना पड़ेगा, वैल्यू एडिड और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो आपको उसके अंदर से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो आपको कैलकुलेट करना है, तो ये तो आपका क्वेश्चन है, इसको तो आप एज इट इज़ रखोगे। अब आप ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सही है। और उससे आप क्या माइनस करोगे फिर बचे हुए फॉर्मूले के लिए, आप उससे डेप्रीशिएशन माइनस करोगे और आप उससे माइनस करोगे NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन के अंदर सेल्स कितना गिवन है 100 करोड़ प्लस चेंज इन स्टॉक कितना गिवन है 10 करोड़ माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट ही आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, आपने उसको यहाँ से माइनस कर दिया, मैं माफ़ी चाहूँ, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, सेल्स 200 करोड़ है। आप क्या क्वेश्चन में चेक कर सकते हो, पहला वाला 100 करोड़, सेल्स 200 करोड़, चेंज इन स्टॉक 10 करोड़, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 90 करोड़ माइनस क्या डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है, आपने सेल्स का इस्तेमाल कर लिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का इस्तेमाल कर लिया, चेंज इन स्टॉक का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन में ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का एक हिस्सा है, बट आपको डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहीं पे भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है, बल्कि आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है ये किसका हिस्सा है, ये इस इंटरमीडिएट कॉस्ट का हिस्सा है, क्योंकि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी स्टिल इंटरमीडिएट कंजम्पशन के ही अंदर आता है, तो वो तो उसके अंदर इंक्लूड होगा, तो उसका तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपको दे नहीं रखा तो आप डेप्रिसिएशन कितना मान के चलोगे, 0 मान के चलोगे। फिर आपको दे रखा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अब उसके लिए क्या फॉर्मूला है, आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ माइनस कर देंगे, लेकिन सब्सिडीज़ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना गिवन है 1200, सब्सिडीज़ गिवन नहीं है, तो आप क्या मान के चलोगे 0। फिर कुछ बच्चों को लगेगा कि अरे सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, बिल्कुल होता है, तो वो किसका हिस्सा है, इनडायरेक्ट का। तो जब आपको मेन आंसर गिवन होते हैं तो आप छोटे आंसरों को इग्नोर करते हैं, तो ना आपको इसकी ज़रूरत ना आपको इसकी ज़रूरत। और सबसे पहली ज़रूरत आपको ये वाला पॉइंट भी एक्स्ट्रा दे रखा है कि आपने 100 करोड़ की सिर्फ मशीनें खरीदी हैं प्रोडक्शन यूनिट के लिए, अगर उनकी कोई लाइफ होती तो हम उससे डेप्रिसिएशन निकाल सकते थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 200 के अंदर 10 जोड़ोगे तो 210 आ जाएगा, 200 प्लस 10, ठीक है। 200 के अंदर आप 10 जोड़ोगे तो 200 प्लस 10 माइनस का 90 और ये कितना हो गया माइनस का 12, तो 210 120 108 करोड़, दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 में है। देन आप डिस्कस करोगे क्वेश्चन नंबर 4। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जिसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है NDP एट FC। अगर इसको मैं पूरा लिखूं तो क्वेश्चन का आंसर के तौर पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। आपको ये कैलकुलेट करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपका जो है बेसिकली कैलकुलेटिव चीज़ यहाँ पे रहेगी। तो कुल मिला के आपको जो कैलकुलेट करना होता है आप उसको लिखते हो अपने लेफ्ट में, और इक्वल्स टू में आप उस चीज़ को लिखते हो जो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर पाते हो। तो मैं आपको याद अगर दिला दूँ
तो अभी हमने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि आप वैल्यू एडेड मेथड से ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं, जिसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। पर जब हमने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें ये वाली बात बताई थी, क्योंकि देखो आप ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये है वैल्यू एडेड, ये है डोमेस्टिक प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वैल्यू एडेड को डोमेस्टिक, देखो ग्रॉस से नेट समझ में आता, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट समझ में आता, क्योंकि ये दो टर्म डिफरेंट हैं। ये वैल्यू एडेड है और ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इनका कोई भी रिलेशन बीच में नहीं बनता। तो जब आपने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन आप अगर पढ़ते हैं या आपने पढ़ रखा है या आपने नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ सकते हो, तो उसमें ये वाली बात बताई गई थी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस और जीडीपी एट एमपी ये दोनों एक होते हैं। यानी कि अगर आप अपने तीनों सेक्टर के, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर के ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस को जोड़ देते हो तो आपको क्या मिलेगा, जीडीपी एट एमपी। यानी कि अब आपको इस केस में, इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आपको इस तरीके से डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो आप अपने फॉर्मूले से क्या कैलकुलेट कर पाओगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ध्यान रहे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस एक टाइम पे एक हो सकते हैं, यानी कि दोनों सेम हो सकते हैं। तो आप वैल्यू एडेड से ये कैलकुलेट करोगे। तो बच्चा बड़ा जो कंफ्यूज रहता है कि सर कब हमें ये लगाना है और कब हमें ये लगाना है। तो जब आपसे वो नेट वैल्यू एडेड, लाइक वैल्यू एडेड जैसे शब्द को पूछेगा तब ये लगाना है, और आपसे ऐसे जो बेसिक एग्रीगेट्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम हो या नेशनल इनकम हो या ऐसा कोई एग्रीगेट हो, वो कैलकुलेट करना है, तब आपको ये लगाना है। अब आप इनके बीच में निकाल सकते हो। ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए आप क्या करोगे, आप उसके अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप उसके अंदर से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब आपको क्वेश्चन में देखना है सबसे पहले कि आपको क्या डेप्रिसिएशन दे रखा है। यस, आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, तो यही आपका क्या है, बेसिकली आपका डेप्रिसिएशन ये यहाँ पे रहेगा। तो आपको डेप्रिसिएशन की कीमत कितनी दे रखी है, 15, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर वो डायरेक्ट गिवन नहीं होता है तो आप इनडायरेक्ट टैक्स में से, जो कि कितने के इक्वल है, 5 के इक्वल है, उसमें से माइनस कर देंगे सब्सिडीज़, जो कितने के इक्वल है, 1 रुपये के इक्वल है। ठीक है, बाकी आप ये भी कैलकुलेट करेंगे। अब आप इसके साथ फॉर्मूले यहाँ लगा सकते हो कि जीडीपी एट एमपी कैसे कैलकुलेट होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ जगह ली जीडीपी एट एमपी। तो आपको वही सेम फॉर्मूला है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो उसको हमने आईसी से दिखा दिया। क्वेश्चन में सेल्स कितनी दे रखी है, आप अगर चेक करते हो तो आपको सेल्स दे रखी है, ये रही 100 करोड़ की, ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक क्या दे रखा है, नहीं दे रखा। आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 10 करोड़ का और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 20 करोड़ का। तो 10 में से आप 20 माइनस करोगे, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है कितने का, 30 करोड़ का। तो आप क्या करोगे, आप इस 100 करोड़ में से माइनस करोगे, 10 में से 20 गया, माइनस के 10 और माइनस 30, तो वो आपका निकल आएगा 60 करोड़। और आप उस 60 करोड़ की वैल्यू को यहाँ रख दोगे तो 60 में से 15 गए, कितने बचे, वो आपके बचे 45, और 45 में से 5 में से 1 गया 4, तो कितने बचे, 41 करोड़। एंड दिस इज़ द आंसर। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो 4th है वो एकदम कंप्लीट सॉल्व हो गया। देन आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के साथ। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5th आपके सामने है, जो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। फॉर्मूले वही रहेंगे लेकिन जो कैलकुलेट जो कर अभी तक आ रहे थे उससे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th आपको क्या बताता है कि आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। यस सर, आपको क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसके लिए आपको कम से कम सेल्स, चेंज इन स्टॉक और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन जैसी 3 चीज़ों की आवश्यकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन की वैल्यूज़ पढ़ें, सब्सिडीज़ का इससे कोई मतलब नहीं है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का भी इससे कोई मतलब नहीं है, नेट एडिशन टू स्टॉक ये चेंज इन स्टॉक को ही रिप्रेजेंट करता, उसका इससे कनेक्शन है, डेप्रिसिएशन का कोई कनेक्शन नहीं है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। अब क्या गिवन है, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। ओके ओके ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होनी चाहिए, जिसको हमने स्टार मार्क से दिखाया कि अगर आपको क्वेश्चन में नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, देखो इस नेट वैल्यू एडिड फैक्टर कॉस्ट के बीच में और ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस के बीच में जो वैल्यू एडिड मेथड से कैलकुलेट होता है उनके बीच में आप रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। कैसे रिलेशन क्रिएट हो सकता है, ये क्या है, नेट वैल्यू एडिड
एट फैक्टर कॉस्ट, जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू गिवन है। आप किसकी मदद से आप जो वैल्यू एडेड मेथड है उसकी मदद से आप क्या कैलकुलेट करते हो, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ये आप कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है इस बार, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन बनाते हैं। अगर ग्रॉस से नेट जाना हो तो आपको डेप्रीशिएशन यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो आपको उसके अंदर से नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब पॉइंट की बात क्या है, मेरा पॉइंट वाली बात सुनना। देखो, जो चीज़ हमें पता है उसको तो हम एज इट इज़ रखेंगे। भाई इसकी वैल्यू तो हमें पता है, इसको मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू तो हमें पता है कि जो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट है, ये क्वेश्चन में गिवन है। पॉइंट ये आता है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यही तो फॉर्मूला है, चेक करो ना आप। भाई आप अपने वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। फिर बाकी क्या था, आपको उसके अंदर डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और क्या माइनस करना है उसको मैं इन शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे पुट करो। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू गिवन है 250 लाख यानी कि 250 लाख, ठीक है। आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में कितना चेक करो, 150 करोड़, माइनस डेप्रिसिएशन आपको कितना दे रखा है, ये रहा, कितने के इक्वल है, 30 करोड़ के इक्वल है, ठीक है। और NIT आप कैसे निकालोगे, दे रखा है क्या NIT, नहीं। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, ठीक है। तो आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यानी कि जो 20 के इक्वल है उसको आप इनडायरेक्ट टैक्स मान अगर उसमें से माइनस कर दोगे आप अपनी 10 लाख की सब्सिडी। अब यहाँ जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन होती है ये आपको सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। तो 250 एज इट इज़ रखा, ठीक है। ये जो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये आपने एज इट इज़ रखा, ठीक है। उसके बाद इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये माइनस का 150, माइनस का 30 और 20 में से 10 गया तो माइनस का ये, ठीक है। तो आप खुद सोचो, ये माइनस का 150, माइनस का 30 और 10, ये हो गया 80, 190। ये तीनों को जोड़ कर आएगा माइनस का 190। आप उस 190 को इज इक्वल टू के इधर भेज दो तो आपको आपके वैल्यू ऑफ आउटपुट का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, जो कितने के इक्वल होगा। अगर आप जोड़ते हो तो आप इस 250 के अंदर ऐड कर दो 190, 0 9 और 5 14, 2 3 और 1 4, 440 लाख रुपए आपका क्या है भला, वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। देन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 6। तो अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें वो कैलकुलेट करवाना चाहता है कि आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है, और आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस यानी कि GVA एट MP, और कुछ नहीं, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस का वही मतलब है, GVA एट MP, ओके। अब आपको ये बात वापस से ध्यान रखनी है कि जो हम वैल्यू एडेड मेथड कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख के दिखा दे रहा हूँ। फॉर्मूला आपके पास ये होता है, वैल्यू एडेड जो कैसे कैलकुलेट करते हो आप, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दिया तो आपको वैल्यू एडेड मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम यही वाली बात बस दोहरा लें कि ग्रॉस वैल्यू जो वैल्यू एडेड होता है इसी को आप क्या बोलते हो, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी आप इसी को बोलते हो, यानी कि GVA एट MP। तो आप जो सेकंड वाला कैलकुलेट करवाना चाहते हैं वो इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन की जो सबसे पहली ज़रूरत है वो है आपकी कि आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है यहाँ पे कि आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा। अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो उसके लिए आपको कम से कम 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, जिसमें पहला नाम होगा सेल्स और दूसरा नाम होगा चेंज इन स्टॉक, ठीक है। ये 2 नाम इसके अंदर आपको मिल जाएंगे।
अगर मैं क्वेश्चन में सेल्स की बात करूँ तो सेल्स उन्होंने हमें सीधा सीधा 10,000 करोड़ की दे रखी है, प्लस चेंज इन स्टॉक अगर आपको डायरेक्ट गिवन ना हो तो आप अपने क्लोजिंग स्टॉक में से आप अपना ओपनिंग स्टॉक माइनस कर सकते हो। तो 10,000 में से हमें माइनस करने हैं 200। 10,000 में से 200 गए तो कितने बचे? 9,800 करोड़। ठीक है, और अब आप इस 9,800 करोड़ को यहाँ रख के क्या कैलकुलेट कर सकते हो? वैल्यू एडिट कैलकुलेट कर सकते हो। तो यानी कि क्वेश्चन में जो आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है जिसका नाम है ग्रॉस वैल्यू एडिटेड मार्केट प्राइस, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? आप अपने वैल्यू ऑफ आउटपुट में से यानी कि 9,800 में से माइनस कर दोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आप इधर आ जाओ। अगर आपको क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है तो वही परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपका क्या कहलाएगा? ये जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है यही आपका क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो कितने के इक्वल है? 200 के इक्वल है। जब इसको इससे माइनस करोगे तो 9600 करोड़ का आपको ग्रॉस वैल्यू एडिटेड मार्केट प्राइस मिल जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर 6 इतना सा है एंड दिस इज इट। इसके बाद आप डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और सिर्फ इसमें 7 के ध्यान रखिए 3 पार्ट रहेंगे, 7, 7A और 7B। तो फिलहाल ये 7 है। क्वेश्चन में क्या कहता है? कैलकुलेट करनी है आपको, सेल्स कैलकुलेट करनी है। और ऐसा हम पहले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का कर चुके हैं, ठीक है, जो हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक है, इसका सबसे पहला जो पार्ट है उसके अंदर क्या गिवन है? नेट वैल्यू एडिटेड फैक्टर कॉस्ट आपको गिवन है, यानी कि आपको NBA एट FC आपको गिवन है। और ऐसे 2 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं जिसके अंदर आप नेट वैल्यू एडिटेड फैक्टर कॉस्ट को लेकर बात कर चुके हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि आप जो वैल्यू एडेड मेथड लगा रहे हैं उससे आपको ग्रॉस वैल्यू एडिटेड मार्केट प्राइस फाइंड होता है, यानी कि GV8MP। फिर आपको क्या करवाया जाता है कि आप इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करेंगे, यानी कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आप लोग क्या करोगे? आप उसके अंदर से डेप्रीशिएशन माइनस करोगे। वैल्यू एडिड सेम है। और मार्केट प्राइस अगर आप फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हो तो आप उसके अंदर से नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करोगे? माइनस कर दोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब आप आ जाओ इधर। आपको क्वेश्चन में नेट वैल्यू एडिटेड फैक्टर कॉस्ट कितना गिवन है? क्वेश्चन में 800 करोड़ गिवन है। ठीक है, इक्वल्स टू आपको ग्रॉस वैल्यू एडिटेड मार्केट प्राइस किस तरीके से फाइंड होता है, तो मैं उसकी सिर्फ कंडीशंस लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ सको। वो होता है आपका सेल्स प्लस, इसको आप चेंज से दिखा सकते हो, चेंज इन स्टॉक और माइनस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये ग्रॉस वैल्यू एडिटेड मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। बाकी जो आपका डेप्रिशिएशन है या फिर जो आपका NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपने एज इट इज़ रखा। ये 800 आपने एज इट इज़ रखा। आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? आपको क्वेश्चन के अंदर सेल्स फाइंड करना है। आपको इसमें क्या चाहिए? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक लिखा हुआ नेगेटिव का 70 यानी कि माइनस का 70, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको कितना दे रखा है? 450 करोड़, माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिशिएशन का दूसरा नाम जो कितने के इक्वल है? 40 करोड़ के, और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसके लिए आपको देखो, आप समझो, ये आपका डैप है, ये आपका डैप है, आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, आपने IC का इस्तेमाल कर लिया, सेल्स का इस्तेमाल कर लिया, चेंज इन स्टॉक का इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ दोनों पता होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स दे नहीं रखा, तो माइनस सब्सिडीज़ कितनी है? 40। जो गिवन नहीं है उसको आप 0 मानोगे। अब आप मेरी बात सुनते रहना। ये माइनस का 70 इधर आके कैसा हो जाएगा? प्लस का 70, तो हमने 800 में 70 जोड़ दिए। ये 450 इधर माइनस का है, इधर आके कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का 40 है, इधर आके कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस, और इधर आके कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इससे आपको क्या मिल जाएगा? चेक करो, इससे आपको मिल जाएगा सेल्स, जिसमें आप क्या कर सकते हो? आप इसका तो इससे हैप्पी बर्थडे कर सकते हो। बचे कितने? 8 4 12, ठीक है, 1320 अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन आपका 1320 करोड़ ये आपका आंसर है, जो क्या है आपका सेल्स के इक्वल है। दिस इज इट। ये क्वेश्चन नंबर 7 डन हुआ। अब आप डिस्कस करोगे 7A। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7A का है, ठीक है। अब आप इसमें देखो क्या कैलकुलेट करना है। कहता है कैलकुलेट करो आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि आपको IC फाइंड करना है। बेसिकली आपको गिवन है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या है? सर ये ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है वैल्यू ऑफ आउटपुट ही गिवन है, बस वो ग्रॉस वर्ड उसके साथ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, ठीक है। दूसरा वाला आपको क्या दे रखा है? नेट वैल्यू एडिटेड फैक्टर कॉस्ट। तो अब आप मेरी बात सुनो,
आपको नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है और आप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। यानी कि आप जो वैल्यू एडिड मेथड से कैलकुलेट करते हो उसको आप ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस भी बोलते हो। इनके बीच का रिलेशन, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आप डेप्रीशिएशन माइनस करोगे, ठीक है। वैल्यू एडिड एज इट इज़, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको उसके अंदर से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ता है, ठीक है। अब मज़े की बात क्या है, आपको ये वैल्यू तो चलो गिवन है तो इसको तो हमने एज इट इज़ रखा, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट को। ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस है इसका जो बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो आपको फाइंड करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और आप उसके अंदर से माइनस करोगे क्या, एक तो डेप्रिशिएशन जो फॉर्मूले का पार्ट है, और क्या NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप उसके अंदर से माइनस करोगे। अब ये कितना गिवन है आपको, ये गिवन है आपको 100 करोड़ के इक्वल, तो आपने इसकी जगह 100 रखा। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको कैलकुलेट नहीं करना, वो भी आपको 300 करोड़ गिवन है, माइनस आपको कैलकुलेट करना है क्या भला, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। फिर आपको उसमें दे रखा माइनस का डेप्रिसिएशन कितना है 30 के इक्वल है, माइनस NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या आपको दे रखा है, आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया। आपको इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा, लेकिन यस आपको 15 करोड़ की सब्सिडी गिवन है। आप इसको कैलकुलेट करो, ये माइनस का इनडायरेक्ट वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप इसको इक्वल टू इधर ले आओ तो वो इधर आ जाएगा इस तरीके से, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल्स टू में। अब आप चेक करो, ये इधर आके माइनस का प्लस हो गया, ठीक है, ये 300 करोड़ है, ठीक है। अब आप सुनो, ये जो 300 करोड़ है एज इट इज़, माइनस का 30 करोड़ एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस का 15 एज इट इज़, और ये जो 100 इधर प्लस का, ये जब इधर आएगा इज इक्वल टू को तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 300 में से माइनस करिएगा 200, 200 में से 30 गए 270, 285 कितना आ रहा है आपका, सॉरी माफ़ करना 185 करोड़ आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो, आपको ये फाइंड गिवन था, ये आपको फाइंड मतलब बेसिकली जो आपका वैल्यू एडेड मेथड है उससे आपको ये फाइंड होता है। इन दोनों के बीच का रिलेशन बना डेप और NIT के साथ, ये पता है तो एज इट इज़ लिख दिया। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फिर जो डेप है एज इट इज़, NIT एज इट इज़, इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू रखी, ये फाइंड करना था, इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू रखी, फिर सिंप्लीफाई किया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7A पार्ट खत्म। देन आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 7 के B पार्ट पे। तो आप देखो अपना क्वेश्चन नंबर 7B, ठीक है। अब इसमें वो क्या कहता है, आपको कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, NVA एट FC, और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आपको क्या कैलकुलेट होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, ये आपको फाइंड होता है, ठीक है। तो आप इन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वही सेम यूजुअली ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस होगा, सही है, और वैल्यू एडिड ठीक है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है आपके पास, उसके लिए प्रॉपर्टी है आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर मैं इसको यहीं कैलकुलेट करता हूँ तो माइनस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसको मैंने IC से दिखा दिया है, डेप्रिसिएशन एज इट इज़ रखा, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी क्या रखा, एज इट इज़ रखा, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो आपका कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 800 करोड़, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको कितना दे रखा है, 200 करोड़, डेप्रिसिएशन आपको कितना दे रखा है, 20 करोड़, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करके, यानी कि 30 में से माइनस करके 50, तो ये आएगा 800 माइनस का 200
माइनस का 20 और माइनस, देखो 30 में से 20 के माइनस का 20 बचेगा तो ये प्लस हो जाएगा। इससे इसका हैप्पी बर्थडे, तो कितना आ रहा है 600 करोड़। नाउ दिस इज़ द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 बी। तो इस वीडियो में आपको 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 ए 7 भी सारे मिल जाएंगे। देन इसके अगले पार्ट में आपको वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक मिलेंगे, क्योंकि इस बुक में कितने क्वेश्चन हैं ऐसे जो सिंपल हैं, तो 15 तक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है। दिस इज़ सो मच, दिस इज़ इट एंड थैंक यू सो मच।